स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित चौरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट इज हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में पावर्स को डिवाइड करता है और कैसे इंस्टीट्यूशंस में एक बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, इसका पूरा प्रोसीजर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आवर फर्स्ट सब हेडिंग इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू ए सोसाइटी। तो इन सब क्वेश्चंस का एक ही मतलब होगा। तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है कि वो एक बेसिक रूल्स का सेट प्रोवाइड करे ताकि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बन सके। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप सब स्कूल जाते हो तो स्कूल की कुछ टाइमिंग्स होती होंगी, स्कूल कितने बजे लगेगा, छुट्टी कितने बजे होगी, कौन से सब्जेक्ट्स कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको एक टाइम टेबल में दिया हुआ होगा। अब एक सिचुएशन इमेजिन कर लो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अचानक से गायब हो जाएं, किसी को नहीं पता कितने बजे स्कूल लगेगा, कौन से पीरियड में कौन सी क्लास लगने वाली है। तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, बच्चे भी कन्फ्यूज रहेंगे, टीचर्स भी कन्फ्यूज रहेंगे और बाकी सारे स्टाफ भी कन्फ्यूज रहेंगे। कितने बजे गेट खोलना है, गेट कीपर को नहीं पता, कितने बजे क्लासेस को रेडी करना है, वो स्वीपर को नहीं पता। तो इन सब के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ था वो कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। तो ये रूल्स क्या कर रहे थे, ये रूल्स इंश्योर कर रहे थे कि इन सब लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। यही काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक रूल बुक की तरह ही है। उसमें कंट्री कैसे चलेगी वो सब कुछ लिखा हुआ है। पीएम कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, चीफ मिनिस्टर के क्या काम होंगे, जुडिशरी कैसे काम करेगी, सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट होंगे, वो सारे के सारे रूल्स लिखे हुए हैं ताकि इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के बीच में। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि सोसाइटी में डिसीजंस लेने की पावर किसके पास होगी, यानी सोसाइटी के लिए डिसीजंस कौन लेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यह बताया है कि डिसीजंस लेने की पावर गवर्नमेंट के पास होगी। पर यह गवर्नमेंट कैसे बनेगी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें यह बताता है कि कंट्री में लॉ कौन बनाएगा और इस लॉ को बनाने वाली गवर्नमेंट कैसे बनेगी। It means the constitution specifies the basic allocation of powers in the society. सोसाइटी में allocation of powers कैसे कैसे होंगे, किसके क्या पावर होंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि अगर कंट्री में कोई लॉ बन रहा है तो उस लॉ में क्या क्या प्रोविजंस होंगे ये कौन डिसाइड करेगा और एक्चुअल में उस लॉ को बनाएगा कौन। किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वहाँ पे लॉ किंग बनाएगा, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एक सिंगल पार्टी होगी वो सारे लॉज बनाएगी। पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है मोस्टली उसमें ये जो लॉ बनाने की पावर है, ये जो अथॉरिटी है लॉ बनाने की, ये लोगों के हाथ में दी हुई है। पर इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग कैसे डिसाइड करेंगे, क्या वो डायरेक्ट वोटिंग करेंगे हर लॉ के लिए या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे पार्लियामेंट में, अपने प्रतिनिधि भेजेंगे जो उनके लिए डिसीजंस लेंगे कि क्या लॉ बनाना है, हर लॉ में प्रोविजंस क्या होने हैं। और अगर प्रतिनिधि भी भेज रहे हैं तो कितने प्रतिनिधि भेजेंगे, ये सब लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेने की पावर पार्लियामेंट के पास होगी और इस पार्लियामेंट में भी कौन कौन मेंबर्स होंगे, कैसे कैसे इनके चुनाव होंगे, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन of a constitution is a constitution sets some limits on what a government can impose on its citizens. Government should not trespass these limits.
गवर्नमेंट सिटीजन्स के ऊपर क्या क्या इम्पोज कर सकती है, इस चीज़ के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स तो दे दी कि लॉ कौन बनाएगा, पर अगर लॉ बनाने वाले ये अनजस्ट लॉज, अनफेयर लॉज बनाने लग जाएं तो उनको पावर्स मिल गई हैं, तो क्या वो कुछ भी लॉ बना सकते हैं? कल को उन्होंने लॉ बना दिया कि सब कंट्रीज में एक ही रिलीजन को फॉलो करेंगे, या सब एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे, या फिर कल को उन्होंने ये लॉ बना दिया कि इस कलर की स्किन के लोग ये काम करेंगे और इस कलर की स्किन के लोग ये काम करेंगे, तो क्या ये लॉज जस्ट लॉज हैं, फेयर लॉज हैं? नहीं, ये अनफेयर लॉज कहे जाएंगे, अनजस्ट लॉज कहे जाएंगे। इसलिए जो भी बॉडी लॉ बनाएगी कंट्री में, उसके ऊपर लिमिट्स लगाए जाएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स भी लगाता है उस बॉडी के ऊपर कि वो जब लॉ बना रहे हैं ताकि वो जस्ट लॉज बने। ये लिमिट्स कैसे लगाई? ये लिमिट्स लगाई सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देके। सब सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचे, सिटीजन्स के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। और लिमिट्स कैसे लगाई गई हैं? कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो कोर्ट्स के पास ये राइट है कि उस लॉ का रिव्यू करें। जुडिशरी के पास राइट है कि उस लॉ का रिव्यू करें, इसको बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू। और अगर जुडिशरी को ये लगता है कि जो ये लॉ बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है उसके खिलाफ है या उसके साथ मेल नहीं खा रहा है, यानी कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड, यानी उस लॉ को वहीं का वहीं खत्म कर सकती है जुडिशरी। तो ये भी एक तरह से लिमिट ही लगाई गई है कि लॉ मेकिंग बॉडी कोई भी अनाप शनाप लॉ ना बनाए, यानी कि उस बॉडी या इंस्टीट्यूशन को लॉ बनाने की पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और उस पावर पे लिमिट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ही लगाता है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन डज इज it enables the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society। अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर्स को अलोकेट करना, कि सोसाइटी के लिए लॉ कौन बनाएगा ये डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और उस लॉ मेकिंग बॉडी पर भी जो लिमिट्स लगाई गई हैं वो भी लगाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं, एंड इंडिया एस्पायर्स टू बी ए सोसाइटी विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन सोसाइटी एस्पिरेशंस रखती है, कुछ गोल्स रखती है कि इंडियन सोसाइटी में किसी भी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इंडियन सोसाइटी में सबके पास इक्वल फ्रीडम हो, सबको जस्टिस मिले, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले। ये सब गोल्स हैं इंडियन सोसाइटी के। तो इंडियन सोसाइटी के जो गोल्स हैं उसको फुलफिल करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का है, और ऐसी कंडीशंस बनाए जिससे एक जस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो सके। यहाँ जस्ट का मतलब है जस्टिस। एक जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी होती है विच सोसाइटी इज बेस्ड ऑन जस्टिस, जिस सोसाइटी में जस्टिस हो, जस्ट सोसाइटी। Hence constitution empowers a government to take some positive measures so that it can overcome these social inequalities and discrimination। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देता है ताकि वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले सके। पॉजिटिव मेजर्स का मतलब वो मेजर्स, वो ऐसे एक्शंस जो बिना मांगे लिए जाएं, पॉजिटिव गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ऐसे एम्पावर करता है, कुछ पावर्स देता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले सके ताकि इस सोशल इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन जो कंट्री में होता है उसको दूर किया जा सके। और जो एस्पिरेशंस है सोसाइटी की, सोसाइटी में प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, लोगों की डिग्निटी इस्टेब्लिश हो, लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट मिले, ये सब एस्पिरेशंस सोसाइटी की फुलफिल हो सके। अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। इट गिव्स अस ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ए मॉरल आइडेंटिटी। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ये पॉइंट समझने में। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी लोगों के पास अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटीज़, आई एम ए हिंदू, आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए क्रिश्चियन। ऐसे लोगों की कास्ट आइडेंटिटीज़ होती हैं। लोगों के पास प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं। प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ मतलब आई एम ए टीचर, आई एम ए बैंकर, आई एम ए फार्मर, आई एम ए सोल्जर, आई एम ए पुलिसमैन। ये इनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। ऐसे ही लोगों के पास रीजनल आइडेंटिटीज़ होती हैं। आई एम ए हरियाणवी,
आई एम ए राजस्थानी, आई एम ए बिहारी। लोगों की अलग अलग रीजन्स में रहने के कारण अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज भी होती हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ए पीपल। हम लोग पीपल बन जाते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाते हैं, तो हम बन जाते हैं पीपल। हम बाकी सारी आइडेंटिटीज छोड़ के पीपल की आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक आइडेंटिटी देता है पीपल की। हम सब एक साथ एग्री करते हैं कि हमारे लिए रूल्स कौन बनाएगा, हमको गवर्न कौन करेगा। अब अगर कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस का रिजल्ट आने के बाद जो गवर्नमेंट बनती है, फॉर एग्जांपल कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर सबके लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने उनको वोट किया है, उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने उनके अगेंस्ट में वोट किया था, और उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने वोट ही नहीं किया था। तो एक गवर्नमेंट सबके लिए गवर्नमेंट बन जाती है, और जो बाकी लोग हैं वो सब पीपल की आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें पीपल की आइडेंटिटी देता है, और गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक रिलेशन बनता है कि गवर्नमेंट गवर्न करेगी और पीपल उस गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है जिसे हम ट्रेसपास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अनटचेबिलिटी बैन होगी। तो ये एक वैल्यू है जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। ऐसे ही एक वैल्यू है कि हम अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इट्स अवर फंडामेंटल ड्यूटी कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। इट्स अवर ड्यूटी टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ये सब कुछ वैल्यूज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है हमें। तो इस तरीके से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं तो इन वैल्यूज़ को भी अपनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मोरल आइडेंटिटी भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप की आइडेंटिटी दे रहा है हमें, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी दे रहा है, मोरल आइडेंटिटी भी देता है, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक वैल्यूज दी गई हैं उनको अपनाते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब हेडिंग पे। आवर नेक्स्ट सब हेडिंग इज द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है। अब आ जाते हैं उसकी डेफिनेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पे। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में क्या है, इट कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स। उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। किसके बारे में? वो आर्टिकल स्पेसिफाई करते हैं कि स्टेट कैसे बनेगा, ठीक है, स्टेट कैसे बनेगा और व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। और ये स्टेट जो है वो कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करेगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल्स में। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब कंट्री ही है। कंट्री और स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंट्री में तो गवर्नमेंट, पब्लिक, उसकी टेरिटोरियल लिमिट सब आ जाता है, पर स्टेट का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपनी कंट्री में रूल कर रहा है, उसको बोलेंगे स्टेट, ना कि राज्य। राज्य नहीं है ये हरियाणा, राजस्थान, बिहार की तरह, ठीक है। ये स्टेट है, इंडियन स्टेट की तरह ही मान लो इसको, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं व्हाट मेक्स ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? What are the factors which makes a constitution effective? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं how a constitution becomes effective, या आपसे पूछ सकते हैं what are the factors which makes a constitution effective। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको आंसर वही लिखना होगा। तो देख लेते हैं what makes it effective। कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहला फैक्टर है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, उसको बनाया किसने है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ के मिलिट्री लीडर्स ने बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, लोगों का कोई रोल नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसलिए लोगों ने दिल से उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे चलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन इनइफेक्टिव हो गए और धीरे धीरे डिसफंक्ट हो गए। दूसरी तरफ जिस कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहे, उनमें एक बात देखने को मिली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उस कंट्री में नेशनल मूवमेंट्स आए थे। फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए या साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ में पहले कोई नेशनल मूवमेंट आया, उसके बाद
एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से एक्सेप्ट किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहे। बात करें अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारत का संविधान किसी मिलिट्री लीडर ने नहीं बनाया या फिर ऐसे ही कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर नहीं बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनाई गई थी जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं बनाया गया। इसको बनाने के लिए लगभग उन्होंने 3 साल लिए। 3 साल तक उन्होंने डेलिब्रेशंस किए, डिस्कशंस किए, डिबेट्स की और एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जो इंडिया को दिया गया। और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को देखें तो इनमें कौन लोग थे? इस असेंबली में वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने टाइम टाइम पे देश के हित की बात की थी, इन्होंने लोगों को जोड़ा था, तो लोगों के नज़रों में इनके लिए एक क्रेडिबिलिटी थी। ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर थे। इनकी नेगोशिएशन पावर्स बहुत अच्छी थी, इनकी डिबेट्स बड़ी हाई क्वालिटी की होती थी और ये सोसाइटी के हर सेक्शन की बात करते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, इट ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ पीपल। लोगों से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली और लोगों ने इसको दिल से अपनाया। यही एक रीज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस में गिना जाता है। द नेक्स्ट फैक्टर विच डिसाइड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट डिपेंड्स ऑन सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव प्रोविजंस क्या होते हैं? सब्सटेंसिव प्रोविजंस मतलब सफिशिएंट प्रोविजंस, पर्याप्त प्रावधान। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस पर्याप्त हैं लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए? क्या वो प्रोविजन सफिशिएंट हैं सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, या सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें की गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी सॉलिड प्रोविजंस डाले ही नहीं गए हैं जो ये सब इंश्योर कर सके? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो इंश्योर करते हैं कि लोगों की फ्रीडम प्रिजर्व हो सके, लोगों को इक्वालिटी मिल सके, लोगों को जस्टिस मिल सके, तो चांसेस हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो ये सब्सटेंसिव प्रोविजंस ही सोसाइटी में सब लोगों को एक रीज़न देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के लिए। एंड दिस इज़ द ट्रू हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पर्याप्त प्रावधान है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। द नेक्स्ट रीजन विच मेक्स ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। रिसर्चेज में ये चीज़ सामने आई है कि वर्ल्ड में जितने भी एग्जाम्पल्स मिले हैं उनमें जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पलटा, बल्कि ये काम किया गया उन चंद लोगों के द्वारा जो सत्ता हथियाना चाहते थे, हु वांटेड टू एनहेंस देयर पावर। तो अगर इस चीज़ को रोकना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का एक डिज़ाइन तैयार करता है उसमें बैलेंस्ड बनाना ज़रूरी है। इसका एक तरीका ये भी है कि ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास मोनोपोली नहीं आए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास सारे के सारे पावर्स इकट्ठे ना हो। सारे इंस्टीट्यूशंस में एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जाए कि सारे इंस्टीट्यूशंस में एक बैलेंस बना जाए पावर का। सो एन इंटेलिजेंटली डिजाइंड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट विच फ्रेगमेंट्स पावर्स इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में पावर्स को बांट दे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही करता है, वो पावर्स को बांट देता है, वर्टिकली भी बांटता है और हॉरिजेंटली भी बांटता है। वर्टिकली मीन्स कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं और कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई हैं। इसी के साथ साथ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया इंडिया में पावर्स का। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक ही लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को बांट दिया जाना। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी के पास पावर होगी अगर कोई लॉ ढंग से नहीं बना है या फिर उस लॉ का ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करे, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दे या फिर सरकार को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे। ऐसे ही कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनको पावर्स बांट दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसके पास पावर्स हैं कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाए। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चेक एंड बैलेंस बना लिया है वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो एक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो कि बैलेंस्ड है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। तो अब तक हमने देख लिया व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, what are the roles and functions of a constitution and what are the factors which makes a constitution effective। तो इस पार्ट में इतना ही। एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, उसमें हम कवर करेंगे हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसका कंपोजिशन क्या था, मतलब उसमें कौन कौन मेंबर्स थे और उन मेंबर्स को कैसे कैसे चुना गया था। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो डेलिब्रेशंस की गई थी, जो डिबेट्स की गई थी, उनमें किस प्रिंसिपल को अपनाया गया था। साथ ही हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसीजर क्या था
एंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके साथ हम लास्ट में देखेंगे कि किस किस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविजंस उठाए हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिलता रहे। और आपके लिए भी अच्छा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा तो आपके नोटिफिकेशन में ये वीडियो तुरंत आ जाएगी। तो वेट कीजिए चैप्टर के सेकंड पार्ट का, तब तक इस पार्ट को आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आई है तो इस वीडियो को एक दोबारा और देख सकते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।